अनुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी की अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मेरा नमन है। मेरे जीवन में आए हुए समस्त उपकारियों के उपकारों को याद करते हुए उन सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैथिली शरण गुप्त ने कहा, बड़ों की बात है अविचारणीय, बड़ों की बात है अविचारणीय, मुकुटमणि तुल्य सिरसा धारणीय, मुकुटमणि तुल्य सिरसा धारणीय, बड़ों की बात है अविचारणीय। मैथिली शरण गुप्त के ये वाक्य कि बड़ों की बात में वजन होता है, बड़ों की बात विचार करने योग्य नहीं होती है। बड़ों ने जो कह दिया उस पर कुछ चिंतन सोचो, सही है होगा या बुरा होगा या कहीं कुछ गलत तो नहीं पड़ जाएगा, ये चिंतन करने वाली बात नहीं है। बड़ों ने जो कह दिया उस पर कोई विचार मत करना, बस उसको तो मुकुट को जैसे सिर पे पहनते हैं ना, उसको तो सर माथे पर लेना, बड़ों की हर बात पे फूल चढ़ाना, मुकुटमणि के समान सिर पर धारण करना। बड़ों ने कोई बात कही तो कभी ये मत सोचना कि देखूंगा, सोचूंगा, देखता हूँ क्या सही है क्या गलत है, ये चिंतन मत करना। सिर्फ मुकुट के जैसे अपने सिर पर चढ़ाना। कहते हैं बड़ों के द्वारा कहे गए वचन अनुभव की आंच में पके होते हैं। जैसे सोना तपकर के कुंदन बनता है, ऐसे ही बड़े अनुभवों से गुजर के उनके शब्द मुंह से निकलते हैं, तो उनके हर वाक्य पर हमें फूल चढ़ाना चाहिए। बुजुर्गों के द्वारा बोले गए वचन चाहे कठोर ही क्यों ना हो, किंतु वो बड़े हितकर होते हैं, वो बड़े लाभकारी होते हैं, इसलिए उनका विवेक पूर्वक पालन करना चाहिए। राजस्थानी एक कहावत है, कहा है, बड़ों की गालियाँ घी की नालियाँ, बड़ों की गालियाँ घी की नालियाँ, मत कर जो थे रीस। कि बड़ों की गालियाँ, बड़ों के कहे गए कुछ वचन, कुछ ऐसे गुस्से वाले वचन भी, बड़ों के मुंह से निकले अपशब्द भी घी के समान कीमती होते हैं। वो घी के समान पौष्टिक होते हैं, फायदेमंद होते हैं। अतः उनकी कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव से गुजरे होते हैं। लेकिन आज का युवा बड़ों की बातों को कह देता है कि आप तो बहुत बैकवर्ड हो, आप एक जनरेशन गैप है, आप में और हम में एक गैप है, उम्र का फर्क है, इसलिए आप हमें समझ नहीं सकते। बहू सास को कह देती है कि सासू माँ आप नहीं समझ सकते, लेकिन बहू कैसे भूल जाती है कि सास भी कभी बहू थी और सास को वो अनुभव है। पिता भी कभी तुम्हारी उम्र में थे और उन्हें वो अनुभव है, इसलिए आपको बता रहे हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं, क्योंकि वो उस दौर से गुजर चुके हैं और उन्हें पता है कि वो कहाँ कहाँ उन्हें तकलीफ़ें आई हैं। अब जब व्यक्ति को मालूम है कि वहाँ से मैं आया था और वहाँ रास्ते में खड्डा आया था और मेरा पैर मुड़ गया था, जब वो बड़ा बुजुर्ग अगर आपको कहता है कि बेटा वहाँ खड्डा था जरा संभल के चलना, लेकिन हमें गुस्सा आ जाता है, अरे हमें भी तो दिखता है ना, देख लेंगे। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको। इस तरह से हम बहुत कुछ ऐसा करते हैं जो चीज़ें हमें समझ नहीं आती। एक उदाहरण से मैं आपको बताना चाहती हूँ, आपको समझ आएगा। एक नगरी का राजा युवा था और वो राजा को ना जाने क्यों बुजुर्गों से बड़ी चिढ़ हो गई, बूढ़े लोगों से। वो सोचता है कि बूढ़े लोग किसी काम के नहीं हैं, वो व्यर्थ में टाइम पास करते रहते हैं, व्यर्थ में बैठे रहते हैं, वो बोझ है, बूढ़े किसी काम के नहीं होते हैं।
तो उसे लगा कि मेरी नगरी जवानों की नगरी होनी चाहिए, मेरी नगरी में सभी युवा लोग होने चाहिए। मुझे कोई बुजुर्ग, कोई बूढ़ा व्यक्ति जो निकम्मा निठल्ला व्यक्ति नहीं चाहिए। मुझे हमेशा एक्टिव व्यक्ति चाहिए, जो हमेशा एक्टिव रहे, जो हमेशा जिसके शरीर में तंदुरुस्ती रहे, जो कुछ करने की ताकत रखता हो वो रहे। अब लोगों ने उसे बहुत समझाया कि युवाओं में उत्साह होता है, जवानी में जोश होता है, लेकिन बूढ़ों के पास अनुभव होता है। जोश तभी काम करता है जब होश हो, लेकिन होश खो जाए तो जोश खराब हो जाता है, जोश गलत ट्रैक पे चला जाता है। खाली जोश से काम नहीं चलता है। बहुत समझाया मंत्री गणों ने, सब लोगों ने। उसने कहा कि नहीं, मुझे तो सिर्फ अपने युवा कैबिनेट चाहिए, मुझे तो युवा ही। तो सब उसने चुन ली अपनी कैबिनेट, सब युवा लोग आ गए, सब है। तो ऐसे ही उन्होंने निर्णय किया कि मुझे मेरी नगरी में कोई भी वृद्ध व्यक्ति नहीं चाहिए। राजा का आदेश है, उसका पालन करना जरूरी है। लेकिन फिर भी एक बुजुर्ग राजमंत्री उसके पास आया और उसने कहा कि देखिए, जो बचपन होता है ना, जीवन के 3 पड़ाव होते हैं, बचपन, जवानी और बुढ़ापा। जो बचपन होता है ना, उस बचपन में खेल कूद में, नादानी में ज़िंदगी चली जाती है, कुछ समझ नहीं होती। वो बचपन डिपेंड होता है दूसरों के ऊपर। लेकिन जब व्यक्ति कोई युवा होता है तो वो सेल्फ डिपेंड होता है, वो स्वयं पे, लेकिन उसके पास उत्साह होता है, जोश होता है, पर होश नहीं होता। होश मिलता है बूढ़े लोगों से, बुजुर्गों से, जिनके पास अनुभव होता है। बूढ़ों का होश और जवानों का जोश जब मिलता है, होश और जोश जब मिलता है, तब इंसान बहुत आगे जाता है। तो आप खाली होश से कुछ नहीं कर सकते हो, आपको जोश भी चाहिए और होश भी चाहिए, दोनों ही काम चाहिए। तो आप दोनों को कॉम्बिनेशन कीजिए, दोनों को मिलकर चलिए, आप मत छोड़िए। जवानी में उत्साह है और बुजुर्गों में अनुभव है, होश है। बहुत समझाया कि ये त्रिवेणी संगम है, इनको जुदा नहीं कर सकते हो आप, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि नहीं, मुझे जवानी के मूल्य को कम नहीं करना है। मुझे पूरी नगरी में, पूरी दुनिया में चर्चा हो जानी चाहिए कि भी मेरी नगरी युवाओं से भरी हुई है। पता नहीं सनक चढ़ गई, सन की था। राजा ने किसी की भी एक नहीं सुनी और कहा मेरे राज्य में बूढ़ों का कोई काम नहीं है, बूढ़े निठल्ले होते हैं, मुफ्त का खाते हैं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं ज़रूरत से ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, बस पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ, मेरे इस आदेश का पालन होना चाहिए। अब बेचारे बूढ़े लोग सभी अपना बिस्तरा बांधने लगे। बहुत सारे लोगों को प्यार होता है, ममता होती है, बच्चों को भी ममता होती है, कोई छोड़ना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी थी, स्थितियाँ ऐसी थी। सभी राजा के आदेश के गुलाम होते हैं, एक बार आदेश दे दिया तो करना ही पड़ता है। सब जाने लगे, सब चले गए, लेकिन एक पुत्र ने, जो अपने पिता से बहुत प्यार करता था, उसने कहा कि बेशक राजा के कोप का मुझे भाजन बनना पड़े, मैं अपने पिता को जाने नहीं दूंगा। जब पूरा बुजुर्गों का काफिला निकल रहा था, उस काफिले की भीड़ में उसने छुपा लिया अपने पिता को और अपने घर के किसी ऐसी जगह पर, सुरक्षित स्थान पे, गुप्त स्थान पे रख दिया, किसी को पता ना चले, और वहीं पे घर पे ही उसकी सेवा करता है, ध्यान देता है, रखा हुआ है। अब पूरी नगरी में कोई वृद्ध नहीं है, केवल उसके घर ही वो बूढ़ा पिता है। वो बच्चा हर रोज उनका आशीर्वाद लेता है, उसके आशीर्वाद में एक अलग ताकत होती है, एक अलग शक्ति उसे मिलती है। एक दिन की बात है, ये बातें तो सब नगरियों में फैल चुकी थी, दूर दूर फैल चुकी थी। बहुत सारे लोगों ने मिलकर सोचा कि इसे कुछ समझाया जाए। अब युवराज तो था, राजा था, ताकत तो बड़ी थी, सब युवा लोग थे। कुछ पड़ोसी राजा लोगों ने मिलकर के उस पर आक्रमण कर दिया।
आक्रमण कर दिया। होश की कमी थी और जोश बहुत था। जोश में तो हार गए। दिमाग और दिल, सब चीज़ें सोचनी पड़ती हैं युद्ध के लिए। खाली ताकत से ही काम नहीं पड़ता, दिमाग भी चलाना पड़ता है। तो दिमाग से बड़े बड़े काम बड़े जल्दी हल हो जाते हैं। तो उन्होंने अपना दिमाग लगाया, और दिमाग लगाया तो बुजुर्ग लोग थे, बड़े बड़े राजा थे, उन्होंने उसको पूरी तरह से कैद कर लिया। अब राजा लोगों ने कहा कि देखो, तुम्हारा राज्य हमारा हुआ, लेकिन फिर भी तुम अभी छोटे हो, तुम अभी युवा हो, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। तुम हमारे कुछ प्रश्नों का समाधान करो तो तुम्हें तुम्हारा राज्य मिल जाएगा। उन्हें पूछा कि क्या प्रश्न है? बोला कि हमें एक राख का रस्सा चाहिए, राख का रस्सा चाहिए। अब ये बात उसने सारी नगरी में बता दी। बोला कि कोई भी राख का रस्सा लेकर के आओ, मैं उसको बहुत बड़ा उपहार दूंगा, इनाम दूंगा। लेकिन सभी युवा लोग उस नगरी में किसी को समझ ही नहीं आए। सब सोचे कि भाई राजा का दिमाग तो फिर गया है, भला राख का भी रस्सा कभी बना है? ऐसा कभी हुआ है? अब चारों तरफ यही बात है, राख का रस्सा, राख का रस्सा, कैसे 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 कैसे। फिर वही बच्चा, वो युवक अपने पिता के पास जाता है और उसने कहा, पिताजी हमारे नगर में बहुत बड़ा संकट आया है और विरोधी राजाओं ने आक्रमण कर दिया है, और वो कहते हैं कि ये राज्य तुम्हें तभी मिलेगा जब तुम मेरे प्रश्न का समाधान दोगे। तो बोला है कि राख का रस्सा चाहिए। पिता अनुभवी था। उस अनुभवी पिता ने अपने बच्चे को कहा, बेटा इसमें कौन सी मुश्किल काम है, तू ऐसा कर, एक बड़े से थाल में रस्सा रख ले और उसे जला दे। ये कहावत तो तूने सुनी होगी कि रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई। रस्सी जल गई पर ऐंठ ना गई, ये कहावत तो तूने सुनी होगी। जा और जाकर के ये समाधान दे दे उनको। आज राज दरबार खचाखच भरा है। आज निर्णय होना है कि भी युवा राजा को उसका राज्य वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो युवक गया और जाकर के बड़ी सी थाल में रस्सी जला दी और उन्होंने कहा कि ये लो राजन, राख का रस्सा। एकदम से सारे के सारे राज दरबारी हैरान हो गए, वो विरोधी राजा भी हैरान हो गए, बहुत चक्के से रह गए और सोचने लगे कि एक युवक में इतनी बुद्धि कैसे आ सकती है। विचार करने लगे और उस विरोधी राजा ने कहा कि ये बुद्धि तुम्हारी नहीं लगती है, ये किसी अनुभवी की बुद्धि है। तुम्हारी नगरी में अभी भी कोई बुजुर्ग है जिसने तुम्हें बचा लिया है? तो विरोधी राजा ने कहा, सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हें बहुत बड़ा दंड दिया जाएगा। और झूठ बोला तो दंड मिलेगा, सत्य बोला तो तुम्हें इनाम मिलेगा। युवक ने कहा, राजन, हमारे युवा राजा की इच्छा थी कि सारे बुजुर्ग चले जाएं। आप सबको तो पता ही है, लेकिन मैं अपने पिता से बहुत प्यार करता था। मैंने अपने पिता को अपने ही घर में छुपा कर रखा, किसी को पता ना चले। लेकिन अब मेरे राज्य पर संकट आया है। आखिर मैं जिस नगरी में रहता हूँ, जिसका मैं अन्न खा रहा हूँ, जिसका मैं नमक खा रहा हूँ, उसके प्रति भी मेरे कुछ भाव हैं, उनका बचाव करना भी मेरा कर्तव्य था। तो मेरे पिता ने मुझे कहा कि बेटा तू ऐसा ऐसा कर। विरोधी राजा ने कहा, सत्य है। ये प्रश्न हमने इसीलिए पूछा था क्योंकि ये प्रश्न का समाधान केवल बुजुर्ग और अनुभवी व्यक्ति ही दे सकता था। और उस विरोधी राजा ने कहा युवा राजा से कि एक बुजुर्ग की छत्र छाया में तुम रह रहे थे, इसीलिए तुम बच गए हो और तुम्हारा राज्य बच गया है। जाओ, तुम्हें तुम्हारा राज्य दिया। और ये कहकर वो राजा, विरोधी राज्य तो चले जाते हैं सब लोग, लेकिन अब इस युवा राजा के मन में बड़ा धक्का लगता है
और वो सोचने लगता है कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई। अगर आज ये बुजुर्ग मेरे राज्य में नहीं होता तो शायद ये प्रश्न का समाधान हमें कभी ना मिलता, क्योंकि हम तो पूरी तरह से गुल हो चुके थे, हम तो पूरी तरह से मूर्ख हो चुके थे, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था हमें क्या करें। उसे समझ आया कि कभी भी बुजुर्गों की छत्र छाया, बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। और उसने पूरी नगरी में घोषणा करवा दी कि जो जो भी लोग अपने बुजुर्गों को नगरी के बाहर छोड़ के आए थे उन सभी को ससम्मान लेकर आया जाए, और मैं सभी से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। उस युवा राजा को समझ आ गई कि सचमुच घर के आंगन में अगर कोई बूढ़ा वृक्ष खड़ा है, बेशक वो फल नहीं देता है लेकिन छांव तो फिर भी देता ही है। घर के आंगन में आपके बुजुर्ग हैं, बेशक वो आपके काम नहीं आ रहे हैं, बहुत सारा काम नहीं कर पा रहे हैं कंधे से कंधा मिला करके, लेकिन उनके बुजुर्गों के होने से ही घर में कुछ रौनक है, कुछ हंसी है, कुछ खुशी है, कुछ अनुभव है। वही अपने पोते पोतियों को कुछ कहानियाँ सुनाते हैं। पहले की दादी माँ इस तरह से शिक्षा देती थी अपने बच्चों को, बात बात में बच्चे उन अनुभवों से बहुत कुछ सीख जाते थे। आजकल तो मोबाइल आ गया है, व्हाट्सएप आ गया है, फेसबुक आ गया है, इसलिए रिश्ते थोड़े खत्म हो गए हैं। लेकिन पहले बच्चा अपनी दादी की, अपनी नानी की कहानी सुने बिना सोता नहीं था। कहानियों से बड़े अनुभव और बड़े अच्छी अच्छी बातें उन्हें मिला करती थी। हर दिन हर रोज छोटी छोटी कहानियाँ हमें बड़ा शिक्षा देती हैं। उस राजा को समझ आया, युवा राजा को पश्चाताप से भर कर के उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि आप सभी ठीक कहते थे कि बूढ़े बड़े बहुत अनुभवी होते हैं और उपयोगी होते हैं। बेशक बूढ़ा वृक्ष फल नहीं देता लेकिन छांव देता है, वो काम आता है, तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए। और राजा ने कहा कि बड़ों की बात हमेशा बड़ी होती है, बड़ी बड़ी बातों को बहुत इजीली समझा देते हैं, बहुत इजीली अपने अनुभवों के द्वारा एक रास्ता निकाल देते हैं। बहुत तकलीफ़ों से गुजरने के बाद भी उनके पास जो अनुभव हुआ है वो अनुभव से हमें बहुत अच्छे से रास्ते मिल जाते हैं। तो मेरे बंधुओं, कभी भी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करना, बहुत सम्मान देना, प्यार देना, उनकी बातों पे फूल चढ़ाना। उन्होंने कुछ सोच समझ के ही आपको कुछ मार्गदर्शन दिए हैं, कुछ समझ दिए हैं, कुछ अनुभव दिए हैं, तो उनकी बातों पे ज़रूर गौर करना। इन्हीं सद्भाव से मैं अपने वक्तव्य को यहीं विराम देती हूँ। आपने मुझे सुना, आपके भीतर बैठे परमात्मा तत्व को मैं नमन करते हुए ओम शांति, ओम शांति।